जिंदगी का सफर बहुत ही सुहाना होता है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी खट्टी तो कभी मीठी बात। लेकिन हमारी जिंदगी का ये सफर तभी सुहाना बनता है जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं। उनके प्यार और आशीर्वाद से हमारा घर खुशियों से भर जाता है। पूरी उम्र हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी हमें भरपूर प्यार देते हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर जब उनको हमारी जरूरत होती है तो हम क्यों चूक जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ बुजुर्गों की जिंदगी के सफर की कहानी उनकी जुबानी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM, हरियाणा पुलिस और दक्ष फाउंडेशन की एक खास पहल के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:45 पर और शाम 7:45 पर सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। ख्याल अपने बुजुर्गों का। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्राका आपके साथ, और इस कड़ी में आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर MP सिंह, और ये साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इस शो में, और साथ ही सर आपसे जानना चाहूँगी कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा क्या खलता है, किस चीज़ की कमी हमें सबसे ज़्यादा इस उम्र में महसूस होती है? कुछ भी जो सोचता है वो होता नहीं है, क्योंकि जब कमाने का चल जब ताकत होती है शरीर के अंदर, हाथ पैर ठीक ठाक होते हैं, तो पूरे 24 घंटे कमाने में होता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा ये समाज है और समाज में मुझे बड़ा घर बनाना है, मेरे मतलब मुझे चैरिटी भी करनी है, मैंने अपना नाम भी स्थापित करना है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आता है, वहाँ पर इस बड़ी उम्र पर बच्चों की विवाह शादियाँ होने वाली होती हैं, तो फिर उसमें भी वो पूरा तन मन धन से समर्पण के साथ में उस काम को करता है कि मैं सबसे अच्छी शादी करूंगा, मेरी बेटी की शादी अच्छी हो, मेरे बेटे की शादी अच्छी हो, मेरी बहू अच्छी आए। इस प्रकार की कल्पना में वो अच्छे से अच्छा पेयर देखता है, अच्छे से अच्छे लोगों से मिलता है, बड़े लोगों से मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं सब पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती है। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन अधिकतर लोगों के सामने चुनौतियां ही होती हैं, क्योंकि जैसे ही 50 साल की बड़ी उम्र में पहुंचते हैं इन जिम्मेदारियों को करने के बाद में, तो कई बार मेमोरी लॉस हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, भूलने की आदत हो जाती है। फिर कई बार जो है बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से समाज में भी कई विषमताएं आ जाती हैं। कई बार दांतें गिर जाते हैं, दांतों मतलब जो है खट्टा मीठा और ठंडा गर्म लगने लगता है, तो उस तरफ से भी आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, 55-60 साल की उम्र हो जाती है, हड्डियां जवाब दे जाती हैं और पैरों से चल नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। बड़ा मन में ऐसा रहता है कि पहले मैं ऐसा था, मैं लॉन्ग जंप करता था, हाई जंप करता था, और मैं बड़ा मतलब काम करता था, अपने वजन को उठा लेता था। आज मैं अपने शरीर के वजन को नहीं उठा पाता हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, डॉक्टर काफी दवाई दे देते हैं, ये कैल्शियम लीजिए, ये खाइए, दूध पीजिए, खाने खुराक ठीक रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अनेकों प्रकार के प्रिकॉशंस पर डाल देते हैं। ये नहीं खाना है आपको, ये नुकसान करता है, चीनी नहीं खानी है, शुगर बढ़ गया है, डायबिटिक प्रॉब्लम हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई है, और आपको ब्रोंकाइटिस एलर्जी हो गई है, धूल में नहीं जाना है, मिट्टी में नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, AC में रहना है, कूलर में रहना है। अनेकों रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हो जाती हैं जिससे आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या सोचता था और अब क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की विषमताएं जब जीवन के अंदर आती है, तो आदमी अपने जीवन से थक जाता है। और उस समय पर जब बच्चों को हम विवाह और शादी कर देते हैं, तो विवाह शादी करने के बाद में बच्चे माता पिता से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कारण क्या होता है कि वो नई जनरेशन और वो पुरानी जनरेशन ये कह करके टाल देते हैं कि आजकल के नई उम्र के बच्चे हैं भाई, इनको माहौल पसंद नहीं आ रहा है। या फिर जब उनके बेबी होने वाला होता है तो कहते हैं, अधिकतर जो महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, कहती हैं कि आपके तो पिताजी को ये बीमारी है,
थूकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं, हमारे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए चलो इस घर को छोड़ देते हैं और कहीं किराए पे ले लेते हैं या और कहीं चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ओल्ड एज में जब आदमी होता है तो मानसिकता थोड़ी सी, क्योंकि अपनी उम्र को उन्होंने जिया होता है, बच्चों की जो हैबिट्स होती हैं उनको पसंद नहीं आती हैं, तो वो कुछ कहना शुरू करते हैं कि बेटी यहाँ से साफ नहीं हुआ है, बेटी ये नहीं हुआ है, टाइम पर आना होता है, टाइम पर जाना होता है, इस प्रकार से आए गए की अर्थी का सम्मान करना होता है। तो इस प्रकार की जो वैल्यू एडेड जो थिंग्स होती हैं, जब वो उन बातों को बच्चों के बीच में रखते हैं तो वो उनको पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल पर ही सारा कुछ है, मोबाइल पर लगे रहते हैं और जो समय होता है, जो माता पिता की सेवा का समय होता है, उसे मोबाइल पर गुजार देते हैं, या फिर मोबाइल पर अपने माता पिता से वो अपडेट रहते हैं तो छोटी बड़ी बात को वहाँ कह देते हैं और फिर वहाँ से उनके भी दिमाग खराब हो जाते हैं और वो प्यार जो आपस का होता है वो खत्म हो जाता है। जब भी मिलते हैं उसी भावना के साथ मिलते हैं, तो फिर वो जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो अच्छी शादी की, इनके पिता के साथ में हमारे कितने अच्छे संबंध थे, इनकी मम्मी कितनी अच्छी थी, आज वो भी हमें बातें सुनाती हैं, हमारी गलती क्या है। फिर वो घर बिगड़ता हुआ चला जाता है। और जैसे घर टूटता है तो फिर बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। अब वो बड़ी कोठी होती है, 350 गज की, 500 गज की, 1000 गज की, और उसमें 2 बुजुर्ग रह जाते हैं, हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं। सर, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाने लिखाने के लिए खुद के खर्चे पे विदेश भेजते हैं, फिर बच्चे वहीं पर सेटल हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, और पेरेंट्स जो है वो उनके पास भी नहीं आना चाहते, इंडिया में रहना चाहते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी इंडिया नहीं आना चाहते हैं, वहीं पर उन्होंने अपना करियर सेट कर लिया है। सर, ऐसे में क्या एक सोल्यूशन निकल सकता है जिससे पेरेंट्स जो है उनको भी कोई शिकायत ना हो और बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को मतलब किस तरह से वो कनेक्ट रह सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, धन ही सब कुछ नहीं होता। यदि ये कहा जाए कि सब कुछ पैसा होता है कि जो बच्चे पढ़ लिख करके बाहर चले गए हैं और माँ बाप यहाँ पर हैं और उनकी उम्र 70 और 80 साल की है, बीमारियों ने उनको घेर रखा है, ऐसी अवस्था में बच्चे वहाँ से चाहे कितना भी पैसा भेज दें, चाहे कुछ भी करें, उससे माता पिता को कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस समय वो कितने घंटे सोएंगे, कितने घंटे बिस्तर पर आराम करेंगे, दिमाग के अंदर वही घूमता रहता है, मैं क्या था, मैंने बच्चे पैदा किस लिए किए थे, आज मेरे पास में कोई है नहीं, कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं, कोई दवाई देने वाला नहीं, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं, कोई बाजार ले जाने वाला नहीं, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। और ये सारी चीजें मतलब अकेलापन उनको ऐसा लगता है घर खाने के लिए आता है, और जब उनसे कोई भी प्यारी प्यारी बात, मीठी मीठी बात करता है तो उन्हें लगता है ये मेरा अपना है। जो खून जो मैंने पैदा किए थे वो मेरे अपने नहीं है, लेकिन ये जो मेरे से पड़ोसी है, रिश्ते या कोई काम करने वाले हैं, या कोई बाहर का है, या कोई एनजीओ के लोग हैं, या कोई ऑफिसर हैं, यदि वो उनके साथ में प्यार से बात करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि ऐसा बच्चा होता तो शायद जीवन सफल हो जाता। और तो वही है कि हम पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को किस लिए? ठीक है, हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत बड़े आदमी बने, इसलिए हम उनको पढ़ाते लिखाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, ऑफिसर बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। लेकिन जब वो छोड़ के चले जाते हैं और माँ बाप अकेले रह जाते हैं तो उस अकेलेपन का कोई इलाज किसी के पास भी नहीं है, और उस अकेलेपन में आदमी बहुत बीमार हो जाता है, सोच सोच के इतना तनाव हो जाता है, इतनी मानसिकता विकृत हो जाती है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है, और कई बार ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं कि क्या करना है, क्या है ये कोठी मेरे लिए, क्या है ये समाज मेरा, कोई मेरे पास आता नहीं, कोई मेरे पास जाता नहीं, कोई मेरे से बात करता नहीं, मैं चलने के काबिल नहीं, मैं बस में नहीं जा सकता हूँ, मैं ट्रेन में नहीं जा सकता हूँ, मैं बैंक तक नहीं जा सकता हूँ, मैं बैंक से पैसे नहीं निकाल के ला सकता हूँ, मैं बाजार तक नहीं जा सकता हूँ, बाजार में जाता हूँ, रिक्शे पे बैठता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ, या कोई मैं गाड़ी में चला नहीं सकता हूँ, स्कूटी में चला नहीं सकता हूँ,
तो क्या करेगा वो आदमी, उस कोठी का, बंगला का, प्लॉट का, घर का क्या करेगा पेड़ का। जी, तो सर क्या सोल्यूशन निकल करके आ सकता है इस टाइम पर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अपने माता पिता के पास रह करके वर्किंग की जाए तो ज्यादा बेटर है, कि ताकि दिन में काम करें, सुबह शाम अपने माँ बाप के साथ में बैठ करके उनके दुख को शेयर करें, उनके पास बैठे, उनकी मन की जाने, उनके मतलब तो जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि ये महल दुमहले तो न किसी के रहे हैं, रावण की सोने की लंका थी वो भी नहीं रही, और अच्छे अच्छे जो राजाओं के किले थे वो भी नहीं रहे, क्योंकि उनका तो यूज करने वाला यदि सही सदुपयोग होता है, किसी भी वस्तु का जब सदुपयोग होता है तो उसके माने होते हैं, नहीं तो खंडहर पड़े रहते हैं। और माता पिता मैंने तो कई देखे हैं फरीदाबाद के अंदर की सेक्टरों के अंदर लाश सड़ती रहती है, और जब उसमें से बदबू आती है तब पास पड़ोसी यहाँ डीसी ऑफिस में कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि सर बदबू आ रही है। फिर वहाँ से लोग जाते हैं, जब ताला तोड़ते हैं या घर में घुसते हैं तब पता चलता है कि यहाँ तो लाश पड़ी हुई है। और अभी 3 सेक्टर का 4-5 दिन पहली बातें आपने सुना होगा, अखबारों में भी आया था, टीवी में भी आया था, वो भी यही हुआ। 3 सेक्टर के अंदर एक लाश जो है सिर्फ उसमें से बदबू आने लगी, तब पड़ोसियों को जीना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने पुलिस में चौकी में रिपोर्ट की, बताया भाई ऐसे बात है। वो जब लोग आए तो देखा कि पति और पत्नी दोनों ही मतलब जो है मरे पड़े हुए। सर अभी आपने यही बात बताई है, सर आज पड़ोसी ही पड़ोसी को नहीं जानता है सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, किस चीज की जरूरत है नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। और खास तौर पर जब पड़ोसी बुजुर्ग हो तो किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। अगर हम उनसे बात करें तो कितना कुछ बदलाव आ सकता है अगर आस पड़ोस वाले ही एक दूसरे से बात करें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जी सेक्टर में तो कोई भी आस पड़ोस में बात करके राजी नहीं है। सेक्टर में तो मतलब ये समझो कि हम सब अपने अपने आप में मस्त रहते हैं, और जो कॉलोनियां होती हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर लेते हैं ताकि उनका अकेलापन नहीं होता है। तो इसमें गांव बेटर है, कॉलोनियां बेटर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेक्टर का जीवन तो कोई भी जीवन, मैं मानता हूँ कि एक घर में लाश पड़ी हुई है, एक घर में बीमार पड़ा हुआ है, तो दूसरा उसकी कदर लेता नहीं है। तो जब तक हमारा आपसी भाईचारा कायम नहीं रहेगा, आपसी प्यार नहीं रहेगा, हम एक दूसरे के पास बैठेंगे नहीं, एक दूसरे के। अब ये जो पार्क होते हैं, पार्क में कुछ बुजुर्ग चले जाते हैं, वहाँ पर आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद एक दूसरे के दुख को जानते हैं, और दुख को जानने के बाद शेयर भी करते हैं, तो वहाँ वो गप्पे भी लड़ाते हैं और वो खुश भी रहते हैं। तो पार्क में जाने के, लेकिन पार्क में जाने लायक हो तब तो, कुछ लोग तो पार्क में जाने के लायक ही नहीं होते ना, घुटने जवाब दे जाते हैं, पैर जवाब दे जाते हैं, हड्डियों का रोग हो जाता है, और बीमारी चारों तरफ से घेर लेती है, मानसिकता खराब हो जाती है, गिर जाते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। जी तो किस तरह से ये बदलाव लाया जा सकता है? क्या हमें करना चाहिए अगर पड़ोसी है और बुजुर्ग हैं, तो हमें क्या ऐसे कदम उठाए? हमारे पास सबसे पहले तो डाटा होना चाहिए कि किस घर में कितने, पहले सिविल डिफेंस हुआ करती थी, और सिविल डिफेंस में हर घर का डाटा होता था कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। आजकल तो फ्लोर बने हुए हैं, और फ्लोर में पता ही नहीं होता कौन किस मकान में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मतलब। तो ये जब तक डाटा नहीं होगा, डाटा के आधार पर फिर हमें सरकार को ये काम करना चाहिए कि जहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखरेख करने के लिए वेलफेयर सोसाइटी का गठन करना चाहिए, या कुछ ऐसी टीम बनानी चाहिए ताकि वहाँ जाकर के उन लोगों से सुबह या शाम उनसे पूछ सके। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं, भैया पैसा कितना भी ले लो, लेकिन हमें भोजन ला करके दे दो, हमें राशन ला करके दे दो, हम चल नहीं सकते हैं या बैंक में नहीं जा सकते हैं, उनके पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई सरकारी तंत्र ऐसा होना चाहिए। प्राइवेट तंत्र तो तोड़ के रख जाएगा, प्राइवेट लॉबी तो उसका शोषण हो जाएगा,
लेकिन जिसकी जवाबदेही हो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो। यदि कोई ऐसी टीम बनती है और उन लोगों के पास में जा करके उनका मतलब जो है सेवाएं प्रदान करती है, तो वो हेल्दी वेल्दी वाइज रह सकते हैं। या फिर ये नर्सिंग केयर की बात हम करें कि नर्सिंग केयर भी हॉस्पिटल की नर्सों के द्वारा नहीं, नर्सिंग केयर भी ऑथराइज नर्सिंग जो सरकार की तरफ से है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी उस एरिया में लगी हुई है, वहाँ पर 10 घर हैं या 20 घर हैं, तुम वहाँ पर जाओगी और उस घर में ये बुजुर्ग हैं। फिर हम उसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी हो कि वहाँ जाकर के हम उसको मॉनिटर करें कि यहाँ पर ये नर्स आई थी, उसने देखा था या नहीं देखा था, दवाई दी थी या नहीं दी थी, या मतलब उसका व्यवहार कैसा था, गलत भाषा तो नहीं थी, गलत बोली तो नहीं थी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो कहीं हम अच्छे रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो सर चलते चलते आप उनके लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मदद वो खुद के लिए सबसे पहले करें, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अधिकतर अपने बच्चों की जो परवरिश करें उसमें शिक्षा, सभ्यता, संस्कार अपने पूर्वजों के बारे में बताएं कि हमारे माता पिता ऐसे थे, उनको ये हो गया था, उनको ये रोग हो गया था, हमने ये सेवा की थी और उस सेवा के बाद में आज हम बड़े खुशहाल हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था और उनकी सब कुछ बदौलत है। परिवार को जोड़ने की कोशिश करें। तो जब हम अपने बच्चों में अपने पास रखते हैं, अपने से दूर रखते हैं, तो उनको ममता नहीं होती है, मोह नहीं होता है। जी सर, इसी के साथ दीजिए इजाज़त और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें हमसे की, थैंक यू। और आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर और एंजॉय कीजिए आगे आने वाले प्रोग्राम्स।